हमारे इंडियन कल्चर में विमेन बॉडी सेलिब्रेट की गई है। और साड़ी इसका मेरे को लगता है कि बेस्ट एग्जाम्पल है। साड़ी पर्टिकुलरली उस जगह से वो चीज़ रिवील करता है जो रिवील होनी चाहिए। और आपको बताऊं, 16 श्रृंगार की बात हमारे कल्चर में की हाँ। जाती है। ये भी विमेनहुड सेलिब्रेट करने की बात है। हमारे ही कल्चर में कामसूत्र लिखा गया है। मतलब मैं एग्जैक्टली विमेनहुड तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिस चीज़ को बताया जाता है कि नहीं वो छुपाने वाली बात है, उसको भी सेलिब्रेट किया गया है। बादशाह ने 6वीं शताब्दी में लिखा था कामसूत्र। अगर हम कपड़ों की ही बात करते हैं, वेस्टर्न कपड़ों की बात करते हैं, तो क्या ऐसा वाकई है कि जो लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं वो लोग संस्कारी नहीं हो सकते हैं? हम सब ने बचपन से एक रटी रटाई लाइन सुनी है कि औरतों को पैरों की जूती समझा जाता है, औरतों की कोई वैल्यू नहीं होती है, औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, वेदों में औरतों को बिल्कुल भी इंटरफेरेंस की कोई इजाजत नहीं थी। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सारी चीजें झूठ हैं? ऋग्वेद में लिखे गए श्लोक 28 से ज्यादा ऋषिकाओं ने लिखे थे, और आपको यकीन नहीं होगा कि उस समय में स्त्रियों को आज से कहीं ज्यादा आजादी हुआ करती थी। आज के डेट में हम ये कहते हैं कि नारीवाद के नाम पर सिर्फ नग्नता ही परोसी जा रही है। ये सारी चीजों को आज, इस सारे कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट हैं, सांत्वना श्रीकांत जी, जो कि एक डॉक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं और साथ ही साथ राइटर हैं, जिन्होंने नारी की दृष्टि से ये सारी एक किताब लिखी है, आज के परिवेश में नारी की क्या स्थिति होनी चाहिए, इस पर एक बुक लिखी है, और उसी बुक से रिलेटेड हमको चर्चाएं करेंगे। नारी की आज क्या स्थिति है, इससे लेकर हम चर्चाएं करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगले 1 से 1.5 घंटे आप अगर लड़की हैं या लड़की के पिता हैं, माता हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये अगला 1 या 1.5 घंटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है, आई ओपनर होने वाला है। तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सांत्वना जी हमारे पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद स्वाति जी, और बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर चर्चा रखी है, क्योंकि ये विषय बहुत रेलेवेंट है। हमें अक्सर ये बताया गया, मुझे भी और आपको भी और हमारी बहुत सारी स्त्रियों को ये बताया गया कि आपकी मतलब आपको दबाया कुचला जा रहा है, या हम पढ़ते हैं तो ऐसा बताया गया कि भारतीय संस्कृति में नारियों की स्थिति अच्छी नहीं रही कभी, या वेदों में लोगों को वेदाध्ययन करने के लिए या पढ़ने के लिए या शस्त्रार्थ करने के लिए फ्रीडम नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल ही झूठी बात हमें बताई गई है। जैसा कि आप बता रहे थे कि 28 ब्रह्मवादिनियां थीं, जिन्होंने ऋग्वेद, अथर्ववेद के बहुत सारे श्लोकों को दिया है। अब चूंकि एक बात होती है, उस समय लिखने का कल्चर नहीं था, तो ऐसा कहा जाता था कि दिया गया है, मंत्र दृष्टा नारियां होती थी। दूसरी बात, हम आते हैं कि मैं एक आपसे भी प्रश्न करूंगी कि कभी आपने लक्ष्मी जी को या पार्वती जी को घूंघट में देखा है क्या? Never. नहीं देखा। तो इसका हम कैसे कह सकते हैं कि उस समय भी स्त्रियों को दबाया गया था? जब उनका प्रतिबिंब आज हम बनाते हैं, कोई घूंघट नहीं है उनके सामने, तो हम कैसे कह सकते हैं ये बात, है ना? तो अब हम थोड़ा मैं ऋषिकाओं पे दोबारा बात करने आती हूँ। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि 28 ऋषिकाओं में बहुत सारे नाम हैं हमारे, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, शर्मा, मैत्रेयी, गार्गी, बहुत सारी ऋषिकाएं हैं। और इनके सबके अगर आप जीवन काल देखते हैं तो आपको ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें मिलेंगी जो कि शायद अभी आप नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं या नहीं मिलती हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि अपाला जो थी, अपाला ब्रह्मवादिनी ने कुष्ठ की खोज तभी कर ली थी, तभी उन्होंने स्किन डिसऑर्डर के बारे में बात कर दी थी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक शर्मा थी, जो फर्स्ट विमेन एम्बेसडर थी। उन्होंने मतलब राजा इंद्र की वो एक तरीके से विमेन एम्बेसडर थी, जो कि दूसरी जगह पर जाके उनके संदेश कहे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं खुद सशक्त हूँ, इसलिए मैं संदेश लेकर आई हूँ। तो आप ये बताइए कि 2500 ईस्वी पूर्व का ये कल्चर था, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी? क्रम के साथ कम हुआ है, परिवर्तन हुआ है, लोगों को मतलब घर में रखा गया। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जैसे ही आक्रमण चालू हुए,
हूण, शक, तुर्कों, मुगलों, जिस तरह से आक्रमण चालू हुए, तो हमें जरूरत पड़ी स्त्रियों को बचाने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे जब भी कोई समाज की विपत्ति आती है या समाज पे आक्रमण होता है, तो जो सबसे सेंसिटिव होते हैं महिलाएं और हुँ। चाइल्ड होते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो चूंकि आक्रमण से बचाने के लिए वो दुर्व्यवहार ना करें मैं स्त्रियों के साथ, इसलिए हमें उनको कंजर्व करने की जरूरत पड़ी। लेकिन वो धीरे धीरे उसका इतना बिगड़ा रूप सामने आ गया कि मतलब ये कहा जाने लगा कि स्त्रियों को इतना दबाया गया कि वो कभी अच्छे से अपने टैलेंट को दिखा ही नहीं पाई। नहीं, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि दबाया तब नहीं दबाया गया था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं मैम, काफ़ी ज़्यादा दबाया जाता है। आज भी अगर मैं आबादी की बात करूँ, तो अर्बन एरियाज़ बहुत कम हैं, रूरल एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो जो ठीक है, पीछे नहीं दबाया गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होगा? सबसे पहले तो इस पे बात करना चाहूँगी मैं। अच्छा, पहले तो मैं आपके प्रश्न में भी एक प्रश्न ये करना चाहूँगी कि दबाया किसने? सबसे पहले मुझे हमें इस बात का उत्तर जानना होगा कि ये दबाया किसने? समाज ने दबाया, पुरुष ने दबाया, एक या एक दूसरी स्त्री ने दबाया? सबसे पहले जब हम इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएँगे तभी ये समस्या सॉल्व हो पाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो दबाने वाला या स्त्रियों को घर में रखने वाला कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, ये कब से हुआ? जब बाहर से आक्रमण चालू हुए। चूंकि स्त्रियों की रक्षा करनी थी, इसलिए लोगों को लगा कि जब स्त्रियां घर में रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। आपको मैं एग्जांपल भी दूंगी, कुछ कबीलों में लोग स्त्रियों को कुछ ऐसे आभूषण पहनाते हैं जिससे कि वो आकर्षित ना दिखे, ताकि दूसरे कबीले वाले उस पर आक्रमण ना करें, या आकर्षित नहीं दिखेंगी तो वो सेफ रहेंगी। तो ये पुराना कल्चर था। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो दबाया गया, ये कैसे चेंज होगा? ठीक है। तो पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल ही इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि दबाया गया। मैं ऐसा मानती हूं कि क्रमबद्ध तरीके में एक व्यवस्था थी जिसका बिगड़ा हुआ रूप सामने आया। दूसरी बात, अगर हम ये करें कि अब इनको सशक्त कैसे किया जाए, तो देखिए सशक्त, अब हम चूंकि ऋग्वैदिक काल पे नहीं जा सकते, हम कलयुग में हैं। अब कलयुग के हिसाब से क्या आवश्यकताएं हैं? हमारी आवश्यकता है कि समाज में नारी की स्थिति अच्छी हो, जो समाज में बुरी चीजें हो रही हैं उससे नारी लड़ पाने में अपने आप को सशक्त महसूस करे। तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बच्चियों को, स्त्रियों को, नारियों को पढ़ना चाहिए, अपना परिवार संभालना चाहिए। मैं थोड़ा परिवार के बारे में भी बात करूँगी कि अक्सर ये लगता है कि हम परिवार छोड़ के हम सशक्त हो रहे हैं, तो ये भी गलत है। आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए हम दोनों ही वर्किंग हैं, ठीक है? और चूँकि जैसे ही हम प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, बच्चे होते हैं। अब मैं ये कहूँ कि मुझे काम पे जाना है, मेरा बच्चा कौन देखेगा? अगर मैं मेड के सहारे बच्चे को छोड़ के जाती हूँ तो इट विल सी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। तो अगर हम पुराने समय में देखें कि एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, दादा दादी, नानी नाना देखते थे बच्चे को, या चाची चाचा बच्चे को देखते थे। कुछ लोग काम करते थे, कुछ लोग परिवार की देखभाल करते थे। लेकिन वो चेंज हो गया, हम जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि कितनी समस्याएं हो रही हैं। हमको अगर काम करना है तो हमारे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, या तो हम करियर ऑप्ट कर सकते हैं या बच्चा ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले की व्यवस्था कितनी अच्छी थी कि अगर कोई काम करना चाहता है तो आपके बच्चे की देखभाल करने के लिए आपकी फैमिली में ही लोग हैं, आपको कहीं से हायर नहीं करना है। और हायर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमारी परंपराओं का जो रूप था, जो ओरिजिनल रूप था, मैं बिगड़ा हुआ रूप नहीं की बात नहीं करूंगी, जो ओरिजिनल रूप था, जो साइंटिफिक रूप था, उस तरीके से वो फॉलो करना चाहिए। तो उसी तरीके से नारी सशक्तिकरण में योगदान हो सकता है। नहीं, इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि खुद भी हम 2 बच्चे की जी, मदर हूँ मैं, जी, और क्योंकि मेरे साथ मदर इन लॉ रहती हैं घर जी। पर, तो मैं ईज़िली अपना ये काम कर आप कम सकती कर हूँ। सकते हैं, बिल्कुल। भले मेरा बच्चा छोटा है, क्योंकि जब 6 महीने का था बच्चा मेरा, छोटा वाला, तो क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि जी, आप हमेशा घर में आपको कई बार निकलना पड़ता है, आप चाहें या ना चाहें। तो मेरे पास बड़े बच्चे के टाइम पे प्रिविलेज था कि मैं उसको पूरा टेक केयर कर सकती थी, तो आई टुक 3-4 इयर्स ऑफ ब्रेक एंड पूरा फुल टाइम उसको दिया। लेकिन छोटे बच्चे के टाइम पे, क्योंकि कोरोना था उस वक़्त, सबकी स्थिति बिगड़ी हुई थी।
तो मैंने 6 महीने का मात्र था और मैंने उस वक़्त काम शुरू किया था और बड़ी थैंकफुल हूँ क्योंकि जो आपने बोला कि हम मेड पे नहीं कर सकते और एक हमारी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके की हुई है कि हम भरोसा कर ही नहीं पाते हैं। जो ख़्याल मेरी माँ या हमारी मदर इन लॉ रख सकती हैं, मेरे बच्चे का अपने बच्चे जैसे, वो कभी भी कोई मेड नहीं रख पाएगी या कोई नैनी नहीं रख पाएगी। डेफिनेटली। ये एक हमारे पास भरोसा नहीं है। जी। तो इस कल्चर से मैं बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, इस बात से आपकी एग्री करती हूँ कि हमारे साथ अगर हमारी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो हमारे लिए काम करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है एंड वी बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो येस, इससे मैं एग्री कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आजकल चल रही है, मैथिली जीती हैं, बिहार चुनाव अभी गया है। मैथिली ठाकुर जीती हैं और बहुत 2-2 दिग्गज लोगों को हरा के जीती हैं। लेकिन उनको लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तो 2 क्वेश्चन आते हैं मेरे यहाँ पे, जो नारीवादी एक ग्रुप में, मैं उसको सो कॉल्ड या सेल्फ क्लेम्ड नारीवादी कहती हूँ मैं उन लोगों को। तो उन लोगों का एक ये है कि हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज़ कि वो नॉन बैकग्राउंड कल्चर से आ रही है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसका नहीं है, प्लस उसकी सिंगिंग जो है, उसको कहते हैं कि वो भी उसकी अपनी नहीं है। तो किस बेसिस पे वो इस सीट के हकदार नहीं है, बेसिकली लोग ये कहना चाह रहे हैं। और ये भी कि जब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में कैसे आ सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जेन ज़ी को क्या ये इस जो फ़ील्ड है, पॉलिटिकल फ़ील्ड है, उसमें आने का मौका नहीं मिलना चाहिए? जस्ट बिकॉज़ कि उसको ब्लूप्रिंट नहीं पता? स्वाति जी, आपने इसमें एक प्रश्न में कई प्रश्न कर दिए हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आंसर दूंगी। पहली बात तो ये कि नारीवाद जो कॉन्सेप्ट है वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था। वहाँ पे नारीवाद का उद्भव इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे थे और फिर कुछ स्त्रियों ने इकट्ठा होकर उनके अगेंस्ट आंदोलन रचे। उस आंदोलन को नारीवाद कहा गया। अब हमारे भारत की में एक बुराई कह लीजिए आप, या एक मानसिकता कह लीजिए कि ये जो कॉपी करने की मानसिकता चल पड़ी है, या एक वेस्टर्निज्म फॉलो करने का एक दिमाग में है कि नहीं, हम वेस्टर्निज्म फॉलो करेंगे या फेमिनिज्म फॉलो करेंगे तो ही हम उत्कृष्ट होंगे। ये बहुत ही मतलब गलत है। क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति फॉलो करेंगे, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, तो हम ज़्यादा उत्कृष्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा अपना है। हम किसी और को फॉलो करेंगे तो हमेशा वो कॉपी ही रहेगी, वो गुलामी की मानसिकता ही रहेगी। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आती हूँ कि मैथिली। देखिए, मैथिली को मौका क्यों मिलना चाहिए? मैथिली अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ी है, ठीक है? कोई नेपोटिज़्म से वो आगे नहीं बढ़ी, मेहनत की है उन्होंने, बहुत बार उन्हें रिजेक्ट किया गया। और संगीत है, वो कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, उसमें भी पढ़ना लिखना पड़ता है, उसमें भी आपको इंटेलेक्ट होना। अगर आप शास्त्रीय संगीत के कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लड़की इंटेलेक्ट नहीं होगी। तो इतना अच्छा मुझे ये लगता है कि अगर कोई अपनी प्रतिभा अच्छे से साध लेता है, तो वो कोई भी काम कर सकता है। तो इसलिए मैं मैथिली की तो हमेशा सपोर्ट में रही हूँ कि उनको बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी प्रतिभा साधा है, उसी तरह वो पॉलिटिक्स भी साध लेंगे। अब दूसरा जो आप कह रहे थे कि कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो कि बहुत सारे तरीके अपना के भी सक्सेस नहीं मिल पाती है। वो सिर्फ बात करते हैं विद्रोह की, कि आप ये कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, आप इसके विद्रोही बन जाओ। आप पूरे कपड़े पहन रहे हो तो आप मत पहनो। आप जब मतलब अर्धनग्न स्थिति में होगे तो ही अच्छे होगे। उसको वो फ्रीडम कहते हैं। फ्रीडम कब आती है? फ्रीडम तब आती है जब आपको पूरी चीजें पता हो। देन यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। फ्रीडम ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कॉपी कर पा रहे हैं, दैट इज फ्रीडम। दैट इज नॉट फ्रीडम। मुझे पता है कि साड़ी पहनने से क्या होता है, मुझे पता है कि वेस्टर्न ड्रेस पहनने से क्या होता है। देन व्हाट आई एम चूजिंग, दिस इज फ्रीडम। ये नहीं कि मैंने आपको या किसी बाहर वाले को देख के ये समझ लिया कि मतलब अर्धनग्न होकर ही अच्छा दिखा जा सकता है, या उसी को फ्रीडम कहेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब ये उन्हीं की डेफिनेशन में फिट नहीं होती है। उससे जुड़ा आपका एक और क्वेश्चन था कि क्या जेनजी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम जेनजी को बात करें कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, देखिए, सबसे पहले जेनजी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ कुछ चीज़ों को फॉलो करके और अपने व्यूज़ बना लेते हैं।
तो ये तरीका गलत है। अगर हमें किसी भी स्थान में, किसी भी पोस्ट में या किसी भी स्थान में आना है, तो उसके लिए हमको एक स्टडी की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उम्र बढ़ने से एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस एक्सपोज़र से आता है। आपने क्या पढ़ाई-लिखाई की है, उससे आता है। आपने क्या संघर्ष किए हैं, उससे आता है। तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए। नहीं, तैयारी ठीक है मैम, मतलब मैं, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, ठीक है, क्या किसी भी फील्ड में क्या फ्रेशर्स एंट्री नहीं करते हैं? उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ऑल्दो उन्होंने पढ़ी होती हैं कुछ एक चीज़ें, लेकिन कई बार ऐसी भी होता है, अब जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, स्टिल आई एम इन मीडिया, ऑल्दो मैंने पढ़ाई की है मीडिया की, बट स्टिल एक वो होता है कि जब मैं फ्रेशर थी तो क्या मुझे मौका नहीं दिया? अगर मेरी कंपनी या मेरा चैनल या मेरा जो भी, जहाँ पर भी मैं गई इंटर्नशिप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो ये कह के मुझे हटा देता कि तुम फ्रेशर हो और हम फ्रेशर्स को नहीं लेते, हम एक्सपीरियंस्ड को ही लेते हैं, तो क्या किसी को एक्सपीरियंस होगा? नहीं, देखिए, फ्रेशर को बिल्कुल लेना चाहिए। एक्सपीरियंस मैंने पिछली वाली बात में क्लियर किया था कि एक्सपीरियंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एजेड हों या आप मल्टीपल जगह हुँ, काम कर सके, काम किया हो आपने, उसका मतलब एक्सपोज़र से है, आपकी पढ़ाई-लिखाई से। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि फ्रेशर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, आप या मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब काम की शुरुआत करता है तो हमेशा फ्रेशर हुँ, होता है। अगर उसे मौका नहीं मिलेगा तो कभी वो अपनी जर्नी नहीं कर पाएगा। और एक दूसरी बात जो मैं कह रही थी कि जो जिस व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा साध ली है, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। मैं और आप तो शायद, मुझे आपका नहीं पता, बट मैं तो शायद एक लाइन भी नहीं गा सकती हूँ, हुँ, है ना? मेरी कुछ और प्रतिभा है, मैं लिखना जानती हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मैं दाँतों को ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन मैं दूसरी प्रतिभा तो नहीं साध सकती हूँ, मैं अपनी प्रतिभा साध सकती हूँ। तो अगर मैं अपना काम अच्छे से कर पा रही हूँ, तो मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं दूसरा काम भी कर पाऊँ। हुँ, और उसके साथ आजकल आजकल क्या, बहुत पहले से भी एक कल्चर है कि अगर एक टाइम के बाद, एक थ्रेशोल्ड के बाद आपको मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप पॉलिटिशियन या समाजशास्त्री या सामाजिक कार्यकर्ता तब बनते हैं जब आपको समाज का भी पता हो, आपको संविधान का भी पता हो, आपको हमारे रिचुअल्स क्या हैं, हमारी परंपराओं का भी ज्ञान हो, तभी आप अच्छे से कर पाते हैं चीज़ें, ठीक है? और मैथिली इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल फॉर दिस। उनको लोक का कितना अच्छा ज्ञान है। हुँ, लोक, देखिए, हमारा लोक जो है, हमारी जो लोक मतलब ये है कि जो हमारे गाँव देहात है, उनका कल्चर जब तक हम नहीं जानेंगे, तो हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं? वो जानती हैं। और कोई भी प्रेशर उसको जानना चाहिए कि हमारे लोक में क्या बातें की गई हैं, हमारे लोक में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था। ये बात, और दूसरी बात ये कि फ्रेशर, उसका एंथुसियाज्म कितना है। यहाँ पे ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि कोई नेपोटिज्म के कारण कोई फ्रेशर आ रहा है कि नहीं, हमें पॉलिटिक्स में जाना है, दिस मेरा फैशन है, और ये सब नेपोटिज़्म, नहीं मैम होना एक, चाहिए। सॉरी टू जी, इट्स इंटरप्ट ओके। यू, नेपोटिज़्म की बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नेपोटिज़्म की भी बात करते हैं ना, आगे वही इंसान निकलता है जो टैलेंटेड होता है। बहुत सारे लोग आए, आप ये सोचिए कि अमिताभ बच्चन से ज़्यादा दिग्गज या ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तो कोई नहीं है ना, क्योंकि नेपोटिज़्म की बात आती है तो हम सबसे जी पहले हाँ, बॉलीवुड पे जी जाते हाँ। हैं। अभिषेक बच्चन की वो स्थिति नहीं है, वो एक ऑरा नहीं है, वो एक स्टेटस नहीं है कि वो अमिताभ बच्चन के पास पहुँच पाएँ। जबकि नेपोटिज़्म अगर ज़्यादा काम करता, तो जी, मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन बहुत अच्छी जगह होते। उसी में आलिया या आप किसी को भी कहें, वो, मुझे ऐसा लगता है कि हम नेपोटिज़्म को ना बहुत, हर एक चीज़ को हम एक स्लैंग की तरह यूज़ करते हैं। जेन ज़ी टर्म है, इसको हमने एक स्लैंग बना दिया है जो कि गलत है, जेन ज़ी के फ़ेवर में, क्योंकि मैं आपको गिनाऊँगी कि उनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। लेट्स से अबाउट नेपोटिज्म नाउ, तो नेपोटिज्म में हर एक बंदा आगे नहीं गया है, आप चाहे कुछ भी कह लें, नहीं गया है। कुछ एक बच्चे गए हैं आगे जो टैलेंटेड हैं और अपने श्योर। टैलेंट के दम पे वो आप एंट्री दे सकते हो, उनका एक पाथ इजी हो सकता है कि भाई माँ बाप हैं और वो इजीली इस फील्ड में एंटर कर जाएंगे। बिल्कुल, आप सिर्फ एंट्री करा सकते हो, आप उसको लेके आगे नहीं चल सकते हो। बिल्कुल। जनता है जो डिसाइड करती है कि कौन आगे जाएगा, कौन आगे नहीं जाएगा। जी, जेनजी की बात करते हैं, जेनजीज की जब बात होती है तो लोग, ये लोग को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये लोग को तो कुछ करना ही नहीं। अरे भाई, नए बच्चे हैं, एक क्या उबलता हुआ खून है, वो अपनी फील्ड में जो कर रहे हैं ना, वो हमने और आपने नहीं किया है। बिल्कुल।
ट्रस्ट में हमने नहीं किया है, जो हम कर सकते थे शायद। उनका रिबेलियन नेचर को अगर हम बोलते हैं ना, तो उनको पता है कि उनको क्या करना है। हम जब 12th में, ग्रेजुएशन में भी थे, हमें नहीं पता था हमें क्या करना है। जो माँ बाप ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये फील्ड अच्छी है, ये कर लो। उस टाइम पे 2 ही 3 वो होती थी, या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या IAS PCS की तैयारी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस थे। आज की डेट में इतने करियर ऑप्शंस हैं, और मैं उनकी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, दे आर वेरी क्लियर कि मुझे ये करना है और मैं ये करूँगा, और वो कर भी और लेते वो हैं। करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है। उनको ये नहीं है कि इसने ये बोल दिया चलो ये कर लेते हैं, इसने ये बोल दिया। 2 टाइप के ही हैं जेन ज़ी। या तो जो हम छपरी कहते हैं, वो हैं कि जिनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ गालियाँ देनी है, Exactly. गंदे-गंदे शब्द बोलने हैं और ये सारी चीज़ें करनी है। या तो वो लोग बहुत शार्प हैं, उनको पता है कि क्या करना है और वो लोग कर रहे हैं। तो कोई भी वर्ड एक स्लैंग नहीं बन जाना चाहिए कि उसको हम सिर्फ इसीलिए यूज़ करते हैं। जैसे एक फेमिनिज़्म स्लैंग बना हुआ है। अब हम वापस जी बैक जी टू जी ट्रैक। जी। फेमिनिज्म वाकई है क्या? मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। स्वाति जी, जैसा हम बातचीत की शुरुआत में ही मैंने कहा कि फेमिनिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था। वहाँ पे नारियों के लिए जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ कुछ महिलाओं ने इकट्ठा होकर आंदोलन शुरू किया, और वो नारीवाद सिर्फ एक नहीं है, बहुत तरीके के नारीवाद हैं। आधुनिक नारीवाद है, सामाजिक नारीवाद है, अत्य आधुनिक नारीवाद है। नारीवाद में भी बहुत सारे क्या कहेंगे पक्ष हैं। ठीक है। तो नारीवाद बहुत तरीके का है। अब हम आते हैं कि वो हमारे लिए कैसे रिलेवेंट है या हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो मैं बात करूं कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में स्त्रियां हैं, इनकी स्थिति बिल्कुल अलग है हमारे वेस्टर्न महिलाओं से। हमारे यहाँ पर कुछ स्त्रियां तो बहुत सशक्त हैं, सशक्तिकरण है, और कुछ बहुत सारी विमेन तो अभी उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, या वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, या वो नहीं बात कर सकती हैं अपने अधिकारों के लिए। तो हमारे यहाँ अभी जो जिस बात की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है कि जो ये बहुसंख्या में जिन स्त्रियों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें जला के मार दिया जाता है, जिनका मर्डर कर दिया जाता है, उनको पहले तो अपने अधिकारों की जानकारी हो। वो कम से कम इतना लिटरेट तो हो कि उन्हें पता हो कि उनके लिए क्या प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट के थ्रू और क्या उनके लिए नहीं है। कैसे वो जाके एफआईआर कर सकती हैं, कैसे वो सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ लड़ सकती हैं, कैसे वो दहेज के अगेंस्ट बात कर सकती हैं, उन्हें पहले तो ये पता होना चाहिए। हम बात करते हैं कि कपड़े उतार के हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो मैं तो ये कहूँगी कि पहले तो अभी बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं, ऐसी गरीबी की स्थिति है कि कपड़े पहनने के लिए नहीं। तो पहले हमें वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। हम कपड़े उतारने की स्टेज तो बहुत बात की है, और कपड़ा उतारना भी एक कंज्यूमरिज्म है जिस पे तो हम बात करेंगे ही। तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हमारे समाज में एक अलग कॉन्सेप्ट, मतलब एक अलग स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एक अलग सशक्तिकरण की ज़रूरत है, जिसमें कुछ महिलाएं तो अच्छा कर पा रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। तो उन महिलाओं से भी आग्रह है, मैं और आप इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि शायद उनमें से कुछ लोगों को जागरूकता मिल जाए कि हम हमारे लिए कपड़े उतारना सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को जानना, अपने परिवार का संयोजन सशक्तिकरण है। तो ये एक चीज़ है, देखिए कपड़े उतारना या किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, या और आ जाता है कि आप अगर छोटे कपड़े पहने हुए हैं तो आप एथिकली सही नहीं है, या आपका एक तरीके से मतलब आप गंदी महिला हैं। एक ये भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें मेरे 2 पक्ष हैं। एक तो जो आपने कहा कि नारीवाद का है, पहले सवाल लेती हूँ मैं कि ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि माई लाइफ माई रूल्स, या सिगरेट पीना या शराब पीना खुलेआम, जो आपने कहा कि ये सारी चीज़ें करना, कब से नारीवाद ये हो गया असल मुद्दों से हटके, जो आपने अभी बात बोली? मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे क्या है ना, लोगों को कॉपी करने की आदत है। कुछ लोगों ने मूवीज देखी, वहां पे देखा हीरोइन सिगरेट पी रही है, या वेस्टर्न मूवी में हीरोइन सिगरेट पी रही है, तो वो अच्छी आदत है, ठीक है। या तो उसने कम छोटे कपड़े पहने हैं तो अच्छी आदत है। मैंने एक बात कही थी स्टार्टिंग में कि माई चॉइस का मतलब ये होता है कि यू शुड हैव नॉलेज। अगर आपके पास किसी चीज का प्रॉपर नॉलेज है, फ्रॉम जीरो टू लेवल,
तो आप डिसाइड करें कि अब आपको क्या करना है, देन इट्स ओके। अगर आप कॉपी करके सिगरेट पीना चाह रहे हैं तो नहीं। अगर आपको पता है कि सिगरेट पीने से मुझे नशा होगा, मेरा लंग्स खराब होगा, और मैं इन्फॉर्म चॉइस लेती हूँ, इन्फॉर्म कंसेंट दे रही हूँ कि मुझे सिगरेट पीना है, तब तो ये ठीक है, माई बॉडी माई चॉइस। लेकिन अगर सिर्फ मैं कॉपी करके सिगरेट फूकना चाहती हूँ तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, कपड़े की बात कर रहे थे हम कि छोटे कपड़े पहनना खराबी है, या मैं आपको फिर से आपने पुरातन एरा में ले जाना चाहूंगी। आप कभी पुराने मंदिरों में गए हैं क्या? हम्म। आप देखिए कि वहां के जो फिगरीन हैं उन्हें कैसे कपड़े पहनाए गए, हम्म। ठीक है। छोटे कपड़े का कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे कपड़े भी डिग्निटी का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन आपका एम क्या है? क्या आपका एम अपनी बॉडी दिखा के कुछ हासिल करना है? अगर ऐसा है तो गलत है। आप बाजारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो गलत है। आप अपनी बॉडी से क्या हासिल करना चाहते हैं वो गलत है। आप अपनी बॉडी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। हमारे इंडियन कल्चर में विमेन बॉडी सेलिब्रेट की गई है। और साड़ी इसका मेरे को लगता है कि बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप रिवीलिंग क्लोथ की बात करें या दिखने की बात करें, तो साड़ी पर्टिकुलरली उस जगह से वो चीज रिवील करता है जो रिवील होनी चाहिए। और आपको बताऊं, 16 श्रृंगार की बात हमारे ही कल्चर में की हाँ। जाती है, ये भी विमेनहुड सेलिब्रेट करने की ही बात है। हमारे ही कल्चर में कामसूत्र लिखा गया है, वो भी मतलब मैं एग्जैक्टली विमेनहुड तो नहीं कहूंगी, लेकिन जिस चीज को बताया जाता है कि नहीं वो छुपाने वाली बात है, उसको भी सेलिब्रेट किया गया है। वात्सायन ने 6वीं शताब्दी में लिखा था कामसूत्र। तो देखिए, किसी भी रूप को डिफॉर्म तरीके से बाहर से कॉपी करके लाएंगे तो वो खराब है, खराब तरीके से ही सामने आएगा। आप उस परंपरा के, उसके साइंटिफिक चीजें देखकर उसको फॉलो करेंगे तो वो सही तरीके से होगी। लेकिन देखिए, जहां मैंने एक चीज आपसे बोली थी कि किसी भी चीज का एक्सट्रीम हो जाता है जी हमारे यहाँ, जी। तो अगर हम कपड़ों की ही बात करते हैं, वेस्टर्न कपड़ों की बात करते हैं, तो क्या ऐसा वाकई है कि जो लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं वो लोग संस्कारी नहीं हो सकते हैं, या जो लोग साड़ी पहनते हैं वो लोग संस्कारी ही होंगे? क्या ऐसा है वाकई? नहीं, देखिए, हम दोनों ही यहाँ बैठे हैं हाँ। और हम दोनों ही भारतीय परंपरा की बात जी। कर रहे हैं, ठीक है। मैंने साड़ी पहन रखी है और हम्म। आपने वेस्टर्न क्लॉथ्स पहन रखे हैं। हम्म। कभी आप साड़ी पहनती है, कभी मैं हम्म। वेस्टर्न क्लॉथ पहनती हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग साड़ी नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो ये बात तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। अब आती है बात कि इसने ये कपड़े पहने हैं तो क्या जजमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें कहाँ कौन से कपड़े पहनना चाहिए, उस चीज की डिग्निटी होती है, ठीक है। हम्म। और ये आपको स्वयं में सेल्फ अवेयरनेस होती है, और ये मुझे लगता है कि आपको, मुझे और हर व्यक्ति को ये पता होता है। लेकिन अगर मेरा एम कुछ और है, जो बात मैं इस बात के पहले कर रही थी कि मेरा एम बॉडी दिखा के कुछ हासिल करने का है या बॉडी दिखा के बाजारवाद को प्रभावित करने का है, तो बिल्कुल जज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरा एम, मेरे वर्क प्लेस में मैं डिग्निफाइड कपड़ों में हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेस्टर्न कपड़े भी डिग्निफाइड होते हैं, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं ये डिग्निफाइड नहीं होते हैं। और दूसरा, एक आप इसके साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न आपने कहा कि क्या देख के जज किया जाना चाहिए। कैसे आप देख के जज कर सकते हो? नारियल को हम देखते हैं बाहर से तो कठोर लगता है, लेकिन अंदर से तो बहुत सॉफ्ट है। हम्म। तो देख के जज का करने का कॉन्सेप्ट ही गलत है। लेकिन आजकल हो रहा है ना मैम। आप देखिए कि इसी जजमेंट पे पीछे अभी, हालांकि उसको बात को समय हो गया, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी का एक बहुत ही कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था, इसी तरीके का कुछ कमेंट था जो बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट उन्होंने कहा था। तो लोग कहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि लोग नहीं जज देखिए, करते आपको कपड़े से। अनिरुद्धाचार्य जी की बात करूं तो मुझे पता है वो कमेंट, और मेरी उस पे काफी उनसे फाइट भी हुई है। देखिए, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो अपने पब्लिसिटी के लिए हमेशा विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। हमारे समाज की एक दुर्गति इसलिए भी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने विमेन को ऑब्जेक्ट बना के रख दिया है। विमेन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप उस पर कोई भी कमेंट कर दें।
उन्होंने 2 कमेंट किए थे। एक कमेंट उन्होंने ये किया था कि जो कम उम्र की लड़कियाँ हैं वही हुँ। सही होती हैं, जो बड़ी हो जाती हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता। मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ बट उसका कुछ अर्थ ऐसा था। दूसरा उन्होंने कपड़ों पे कमेंट किया था कि जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। मैं दोनों बात से सहमत नहीं हूँ। हालाँकि मैं भारतीय परंपरा को बहुत शिद्दत से मानती हूँ, लेकिन उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। अगर वो खुद को संत कहते हैं, तो संत का स्वरूप होता है कि वो समाज को आगे बढ़ाए, समाज को सही दिशा दिखाए, ना कि अपनी किसी बात से समाज को तोड़ने का काम करे। और उन्होंने इस बात से विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया है, विमेन की डिग्निटी पे कमेंट किया है और समाज को तोड़ने का काम किया है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं चलिए, अब वहाँ पे क्या है कि वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस के हैं या इन्फ्लुएंशियल हैं, काफ़ी लोग उनको जानते हैं, तो उनके कमेंट का बवाल बन गया, लोगों ने अपनी-अपनी राय भी दी उस पे। लेकिन ऐसे कमेंट्स आम तौर पर आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। आप चाहे साड़ी पहन लें, आप चाहे फुल ढकी हुई हों, चाहे आप बुर्का पहन के बैठी हुई हों, फिर भी लोग डेरोगेटरी कमेंट करने से बाज़ नहीं आते हैं, जिसको करना है। तो ऑब्जेक्टिफाई तो वुमेन को किया ही जाता है। हमने ये कह दिया कि छोटे कपड़े पहने हैं इसलिए, कई लोगों का ये था कि रेप इसीलिए होते हैं कि छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं लड़कियाँ। लेकिन उनका भी तो रेप हो रहा है। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, क्या उन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए थे? रेप तो उनका भी हुआ ना। तो क्यों ऐसा कह दिया जाता है कि सिर्फ़ छोटे कपड़े पहनने से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, या ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है? आप और मैं बहुत सलीके से कपड़े पहनते हैं, जो सलीके की आप बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कभी ऐसे रिवीलिंग क्लॉथ आज तक नहीं पहने हैं। फिर भी कहीं न कहीं अगर सोशल मीडिया पे आपने कुछ भी पोस्ट डाली, 4 लोग आ जाएँगे आपको कुछ न कुछ कहने। तो अ, ये चीज़ तो है। स्वाति जी बिल्कुल सही कह रही हो और ये मुझे लगता है कि दुनिया में सारी स्त्रियों को फेस करना पड़ता है। ये इसीलिए फेस करना पड़ता है कि विमेन को एक वस्तु समझ लिया गया है, ऑब्जेक्ट। मतलब विमेन की जो आइडेंटिटी है सिर्फ उसकी बॉडी से समझी जाती है। विमेन की प्रतिभा बहुत बाद में रखी हुँ, जाती है। कहीं भी आप ले लें, सोशल मीडिया ले लें, वर्क प्लेस पे ले लें, कहीं भी। कहीं भी। इसमें थोड़ा मैं और विस्तार से बात करूंगी कि आइडेंटिटी असेसमेंट एंड रिजल्ट। आइडेंटिटी, आप स्टार्टिंग में ही कुछ करने जाते हो तो सबसे पहले आपको ये विमेन है ना, इसकी बॉडी है, इसी के हिसाब से आपको जज किया हुँ, जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बंद होना चाहिए। विमेन भी एक आदमी है, उसी विमेन भी मतलब एक ह्यूमन इंसान है। बीइंग है। हुँ। वही हड्डी, वही ब्लड, वही मांस से बनी हुई है जिससे मेल बना हुआ है। तो पहले तो उसको ह्यूमन बीइंग की जो डिग्निटी है उस तरह से ट्रीट किया जाए। वो वस्तु नहीं है कि आप उसमें आक्रमण कर दो, आप अपनी खराब मानसिकता उस पे लपेट दो और उसके कारण आप खुश हो जाओ। दूसरा, जब हम एसेस करते हैं, जैसे वर्क प्लेस पे कई बार क्या होता है कि देखते हैं कि किसी विमेन का प्रमोशन हुआ या कोई विमेन अच्छा कर रही है। वो क्यों अच्छा कर रही है? क्योंकि अरे जानते नहीं हो, मतलब कुछ लोगों का आपने कमेंट पढ़ा होगा कि अरे जानते नहीं हो तो लड़की है इसलिए, मतलब बड़ा टॉन्टिंग कमेंट होता है। तो वो भी इसलिए विमेन को, अगेन मैं कहूँगी कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है। उसको उसके टैलेंट से नहीं देखा जा रहा है कि वो अपने टैलेंट की वजह से उस जगह पे पहुँची है, अपने टैलेंट की वजह से वो कुछ कर पा रही है। अरे लड़की है इसलिए हो गया होगा, लड़की है इसलिए, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की के शरीर में है इसलिए उसको मिल गया। तीसरा, रिजल्ट। रिजल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आई। एक आया कि कुछ विमेन सशक्त हो गई, वो समाज से लड़ पाई। लेकिन एक तबका क्या हुआ कि उसकी पूरा संघर्ष इसी समय में निकल गया कि वो स्त्री थी। समाज से मतलब समाज से खुद को सुरक्षित करने में ही सारा जीवन निकल गया। तो ये खराब हुआ है। इसलिए मैं कहूँगी कि सबसे पहले हमारे समाज को विमेन को उसके डिग्निफाइड मैनर में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक ये सोचा जाएगा कि विमेन ऑब्जेक्ट है या विमेन शरीर कुछ सिर्फ हमारे लिए एक वस्तु है जिसका हम उपभोग कर लें, तो ये उपभोक्तावादी सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन निकल पाएगा। और पता है, यहाँ पर जो मैं आपसे ये बातें कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं, जो लोग ये सारी चीज़ें कमेंट करके चले जाते हैं ना किसी दूसरे पे, वही लोग अगले दिन ऐसी-ऐसी पोस्ट लिखते हैं कि ऐसे लगता है कि उनसे ज़्यादा इस सनातन धर्म का प्रचारक कोई नहीं होगा। आप समझ रही हैं? तो यहीं से
जिस हम सनातन धर्म की बात करते हैं कि हम उसको आगे ले जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप जो सनातन के प्रचारक बन रहे हैं, कल को आप का ही कोई ना कोई स्क्रीनशॉट में लगा के दिखा सकती हूँ कि आप कहाँ पे क्या कमेंट कर रहे हैं, या आप जनरली भी क्या बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया वो जो जैसे अब हम सामने बैठे हैं इस सीट पे, सामने कैमरे के सामने हैं तो कुछ और हैं, कैमरे से हटते ही कुछ और हो जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं मैंने। कुछ नहीं, लीजिए कोई भी एक विमेन है, जैसे मैथिली की ही कैरेक्टराइजेशन हुआ, जी कैसे कैसे उसकी मॉफ्ड फोटो लगाई गई, जस्ट बिकॉज कि वो एक ओहदे पे फेस पहुंच बन गई, गई एक जी फेस बन गई है उसकी। मोदी जी के साथ अलग अलग फोटोज लगाई जा रही हैं, गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो विमेन ऑब्जेक्टिफाई होती है। आप और उसको सबसे सिंपल होता है ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए कि ये तो बस वो वाला रास्ता अपनाई कैरेक्टर होंगी, असिस्नेट कर दो। हाँ वो वाला रास्ता अपनाई है और पहुंच गई है, और ये सबके साथ होता है। तो ये चीज है, और ये चीज क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आती। और इस चीज की लड़ाई अगर कोई लड़ने लग जाता है, कोई इस चीज को बोल देता है मैं और आप, जबकि हम अच्छे खासे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जी जी ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते हैं या हम अपनी परंपराओं से दूर चले जाते हैं, जी लेकिन अगर ये चीज आप लिख देंगी ना सोशल मीडिया पे, आपके पास उन्हीं सनातन धर्म के सो कॉल्ड प्रचारक के इतने कमेंट आ जाएंगे, ये आई एक और निकल के नारीवादी, नारीवादी भी गाली हो गई है। जी जी। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि आप चाहते क्या हैं। स्वाति जी, आप ये जो बातें कह रहे हैं ये तो मैं फेस ही करती हूँ। कुछ दिन पहले की बात बताऊँ, एक न्यूज़ चैनल पर डिबेट हो रही थी, तो एक साधु ने मुझे कहा कि ये तो सनातनी नहीं है, और मुझ पे गंदे गंदे कमेंट करे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो लोग इनसिक्योर्ड हैं, जो खुद असुरक्षित हैं, वो हमेशा एक टूल अपनाते हैं दूसरे पर हावी होने का। और जो महिलाओं का इजीली कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है, वो यही टूल है कि चूंकि हम उनसे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम उनको कैरेक्टर की तरफ से नीचा कर दें। क्योंकि विमेन अपने कैरेक्टर के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। उन्हें लगता है कि मेरे कैरेक्टर पर कोई कमेंट ना हो, बाकी सब कुछ हो जाए। तो इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा टूल है कि कोई भी स्त्री, आप, मैं, मैथिली, दुनिया की कोई भी स्त्री जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर पर कमेंट कर दो, और आप ये मतलब इस्टेब्लिश हो जाओ कि आप महान हो, वो स्त्री महान नहीं है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ टूल। अब दूसरी बात आते हैं कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, जो मैंने कहा कि असुरक्षित है, असुरक्षित है सामने वाले की प्रतिभा से, सामने वाले की मेहनत से। वो चूंकि खुद उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी मेहनत से, तो उन्होंने बता दिया कि वो स्त्री, वो लड़की, वो महिला ही खराब है। वो भूल जाते हैं कि किसी स्त्री ने ही उन्हें पैदा किया है, किसी स्त्री से ही उन्होंने शादी की है, और किसी स्त्री, कोई स्त्री या बच्ची ही उनकी बेटी है। वो ये तीनों चीजें भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में तो बात हम ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि देखिए, वो कभी भी सही नहीं हो सकते। वो कुछ भी लिख दे, जिनके विचार और जिनकी पर्सनालिटी में डिफरेंस है, तो वो सही नहीं हो सकते। वो जो लोग बोल कुछ रहे हैं और जो लोग हैं कुछ और, तो यहीं पे डायलेमा है, तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं। हम एक और बात पे आते हैं कि ये कब तक जूझना पड़ेगा हमें ऐसे। तो मुझे लगता है कि जैसे हम बात कर रहे थे पुरानी स्त्रियों की, मतलब पुरातन संस्कृति की बात कर रहे थे, वहाँ पे कई जगह ये उद्धृत है कि पुरुष पूरक था, पुरुष सहयोगी था, पुरुष सपोर्ट करता था। तो ये हमको ये देखना पड़ेगा कि अभी हमारे साथी पुरुष जो हैं, या हमारे आसपास जो पुरुष हैं, वह सुरक्षित महसूस क्यों करने लगे अचानक से। ऐसा क्या हो गया कि वो गाली देने पर आमादा हो गए हैं। ईगो हर्ट हो जाती है मैम, ईगो का प्रॉब्लम है सबसे वही ज्यादा। मैंने कहा ना, ईगो हर्ट हो रही क्यों, क्योंकि वो इनसिक्योर्ड है। तो इसका मेन प्रॉब्लम विमेन नहीं है, समाज भी नहीं है, इसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है कि वो इनसिक्योर्ड है, खुद कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए सामने वाले स्त्री को कह दिया कि तुम्हारा कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। यहाँ पे फिर वही शुरू वाली बात आ जाती है जो मैंने कहा कि शुरुआत ही यहीं से की थी कि स्त्रियों को दबाया जाता है। जी तो ये एक तरीका है किसी को दबाने का, जी और ये आज वृहद रूप में हो रहा है। आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो ये कहेंगे अच्छा स्वाति ठीक है तुम ये कर रही हो, अरे तुम तो बड़ा अच्छा कर रही हो, तुम तो और आगे बढ़ो। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। कुछ ना कुछ कैरेक्टर एसेसिनेट कर देंगे वो कि अरे ये यहाँ पहुंची हैं, ये तो इसी रास्ते पहुंची होंगी। आप बड़ी बिंदी लगा लें, आप नारीवादी हो जाएंगी। कैसे कपड़े डिसाइड कर दे रहे हैं कि आप क्या हैं। जब तक आप किसी को जानते नहीं, यू कांट जज एनीबडी।
एग्जैक्टली मुझे लगता है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे पहले तो ये बात करेंगे कि सबसे पहले स्त्रियों को, महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि किसी के कहने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यही एक जी, मेरा रूल है जी, जो मैं फॉलो करती हूँ, इग्नोरम परम सुखम। जी, आप उसको अपने आसपास आने ही ना दीजिए जो चीज आपको हार्म कर रही है। जैसे ही आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अपना लिया कि ये जो ये चीजें आ रही हैं, ये भाई मेरे उसकी है ही नहीं। जैसे वो होता है ना कि घोड़े को एक यहाँ पे एक गार्ड लगाया जाता है जी, कि उसको सिर्फ सामने देखना है, उसको इधर उधर कुछ देखना ही नहीं है, ताकि वो रेस में बहुत आगे दौड़ सके। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि विमेन को ना एक अनसीन गार्ड लगाना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली, भाई लेट्स फोकस ऑन योर गोल। जो बोल रहे हैं बोलने दो। बोलते हैं ना हमारे कहावत की वो कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विमेन एस्पायरिंग है, कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, उनको ये रूल अपना के चलना चाहिए, इग्नोरम परम सुखम। बन जाओ एक घोड़ा, गार्ड लगा लो और करो बिल्कुल जो स्वाति करना है। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा कि कौन लोग आपका अच्छा सोचते हैं और कौन लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, और अच्छा नहीं भी सोचते तो हम इतने सक्षम हैं कि हम अपना अच्छा सोच सकते हैं। हमें अपने गोल पे फ़ोकस करना चाहिए, हमें अपने अधिकारों की जानकारी होना चाहिए कि हमें क्या अधिकार गवर्नमेंट से या सोसाइटी से प्रोवाइडेड है, और हमें अपने गोल के लिए मेहनत करनी चाहिए। कुछ स्त्रियों को भी मैंने देखा है कि जो अल्टरनेट वेज़ लेती हैं, तो उनसे भी मैं कहूँगी कि वो सही नहीं है। आप जहाँ भी जाएँ अपने मेहनत के बल पर जाएँ। इस तरीके से हम विमेन बहुत स्ट्रेंथ हो सकती है उनमें, और जो महिलाएँ ऑलरेडी सशक्त हैं, उन्हें दूसरी महिलाओं की मदद करना चाहिए, ना कि उनके लिए एक अवरोध क्रिएट करना चाहिए। और इसी तरीके से एक दूसरे का उत्थान करके ही उत्थान हो सकता है, क्योंकि कमी तो कुछ रह गई है जिसकी वजह से हमें आज ये फील हो रहा है कि महिलाओं को दबाया गया। तो महिलाओं का किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए, वो हमें बैक टू रूट्स पे जाकर कर सकते हैं। हम सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पहले हम अपने लोग अपनी परंपराओं से, आप देखिए आपके लोकगीत देखिए, महिलाओं ने दिए हैं, हुँ, स्त्रियों ने लोकगीत दिए हैं। ये भी तो सशक्तिकरण है। आप ऋग्वेद, अथर्ववेद देखिए, वहाँ पे जो मंत्र हैं, ऋषिकाओं ने दिए हुँ। हैं। वह वो भी आज मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैंने किताब लिखी है, मैं लेखिका के तौर पे, तो ये एक तरीके का सशक्तिकरण ही तो है। तो इसी तरीके से हमें अपने जो संस्कृति है वहाँ से देखना पड़ेगा कि कैसे सशक्तिकरण के मायने क्या होते हैं। क्या कपड़ा उतारना सशक्तिकरण है, या अपनी प्रतिभा को साधना सशक्तिकरण है? इन दोनों में जब तक अंतर नहीं कर पाएँगे तब तक मुश्किल है सशक्तिकरण। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हम नारीवाद की बात जी, करते हैं, नारीवादी होना ज़रूरी है, लेकिन इन अ गुड वे। एक नारीवादी, एक सो कॉल्ड नारीवादी, इस इन दोनों के बीच में ना सोच में हमें पता नहीं चलता, बहुत ही थिन लाइन है। हमें पता नहीं चलता कि हम कब इस पक्ष से इधर आ गए, और वो जो थिन लाइन है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। देन इट्स गुड। बैक टू ट्रैक आते हैं मैम, आपकी बुक पे चलते हैं। आपने अभी बात की ऋषिकाओं की, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपाला। कुष्ठ रोग था उनको, फिर भी उनको बिल्कुल नकार दिया गया था। विमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल नकार दिया गया, सारी चीज़ें हो गई उनके साथ। तब भी उन्होंने इतने सारे श्लोक दिए हमें। तो क्या वो विमेन एम्पावरमेंट नहीं था? जो हम कह देते हैं कि भई कुछ नहीं था, वेदों में तो हमेशा महिलाओं को दबाया गया है। कोई भी बुक उठा के देख लो। एक चीज़ ये होती है कि आप सप्तशती उठा के देखें, उसमें तो सिर्फ़ आदमियों के लिए लिखा गया है कि पुरुष को ये करना चाहिए, पुरुष को वो करना चाहिए, महिलाओं का तो कहीं नाम ही नहीं आता है। तो क्या वाक़ई में ऐसा है कि पुराने वेदों में या पुराणों में या ऐसी जगहों पे महिलाओं का कोई योगदान नहीं था? अ, जो ऐसा कहते हैं उनको तो पहले भारतीय नारी स्थिति गति किताब पढ़ लेनी चाहिए, तो उनके सारे तर्क खत्म हो जाएँगे। 28 ऋषिकाएँ थीं, जिन्होंने अपने अलग-अलग फ़ील्ड में बहुत अच्छा किया था, और उनके हमारे पास एविडेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सुनी-सुनाई बात, एविडेंस है, जो लिखे गए हैं। अब आते हैं कि किसने क्या किया था। मैं कुछ की एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ, जैसे आप अपाला की बात कर रहे थे। अपाला ने 2500 ईस्वी पूर्व के पहले ही ये बता दिया था कि स्किन डिज़ीज़ थी, कुष्ठ था। मतलब दिस इज़ साइंस, हुँ, राइट? हुँ। तो वो उस समय ही इतनी अवेयर थी। तो
ये सशक्तिकरण ही है। उसके साथ एक और पॉइंट था, उन्होंने अपने हस्बैंड से ये बोला था कि यस आई हैव दिस डिजीज, और मैं इसको क्योर कर लूंगी या नहीं भी कर पाई, मेरी आपसे शादी हुई है और आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। ये नारी सशक्तिकरण ही है। वो रोने धोने नहीं लगी कि नहीं हाय मैं तो अबला हूं। वो अपने हक के लिए उन्होंने बात करी। ठीक है, दूसरी बात आती हूँ रोमशा। रोमसा एक ब्रह्मवादिनी थी जिनके पूरे शरीर पर हेयर्स थे। लोग उन्हें ब्यूटी की नज़र से नहीं देखते थे, लोगों को लगता था कि शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, लोगों को क्या उनके हस्बैंड को लगता था। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार ये बात की, हमास में रोमशा, मैं रोमशा हूँ, एंड शी एक्सेप्टेड दिस। मतलब ये है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप क्या हैं और आप उस चीज के साथ खड़े होते हैं, तो फिर दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करने लगती है। जब आप दूसरों को कॉपी करेंगे, दूसरे की एक्सेप्टेंस से अपने आप को डिराइव करेंगे, तो आप कभी भी सशक्त नहीं कहला सकते। तीसरा एग्जाम्पल शर्मा। इंद्र की फर्स्ट वीमेन एम्बेसडर जो थी शर्मा थी। वो जाके दूसरे जो एरियाज थे वहां पे इंद्र का मैसेज लेकर गई थी, और अकेले उन्होंने बहुत गांव के लोगों से बात की। मतलब झगड़ा तो नहीं बोलूंगी, बट अपना पक्ष रखा। वो सशक्तिकरण है। फिर ऐसे बहुत सारे अभी जो आप शादियां होती हैं, बहुत सारे श्लोक पढ़े जाते हैं, वो ऋषिका सूर्या ने दिया था। तो आप किस तरह के सशक्तिकरण को ढूंढना चाहते हैं, आप आपको हर तरह का मिल जाएगा। मैत्रेय की बात करें, उन्होंने अपने पति से शास्त्रार्थ किया था कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे विद्या चाहिए। अगर आप मुझे विद्या के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं तो वो करिए। उनकी एक पत्नी ने मटेरियलिस्टिक चीज़ें चुनी। मैत्रेय जो दूसरी ऋषि वाल्मीकि की पत्नी थी, उन्होंने चुना कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। लेकिन ये एक सिरे से नकार देना कि हमारे पास कुछ है ही नहीं और सिर्फ वेस्टर्न चीज़ें ही अच्छी हैं, नारीवाद ही अच्छा है, तो मैंने कहा नारीवाद खुद ही एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ स्त्री सशक्तिकरण की अलग आवश्यकताएं हैं, वो करना चाहिए। हम किसी और कंट्री की चीज़ें फॉलो करके अपने देश में नारियों की स्थिति ठीक नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं क्योंकि माता की भक्त हूँ, जी। माँ दुर्गा की सप्तशती पढ़ती हूँ मैं जी। हमेशा, और मैं ये देखती हूँ कि जब भी किसी दुष्ट राक्षस का मर्दन करना हुआ, जी। तो सारे देवता मिलके किसी न किसी देवी की उन्होंने आराधना की, तब जाके देवी आई और देवी ने ही संहार किया। बिल्कुल। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा समाज सशक्त नहीं रहा था कभी? तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और कब ये चेंज हो गया? किसने नैरेटिव सेट कर दिया कि आप सीधे सीधे कोई नहीं मिल रहा है तो सनातन धर्म को गाली दीजिए कि इसी धर्म ने जो किया है वो किया है? क्या वाकई इसी धर्म में जो किया है वो किया है? क्योंकि स्वाति जी। मैं तो आप राजाओं महाराजाओं की बात कीजिए, मैंने ये देखा है कि क्योंकि हमने भी देखा है, हम उसकी बात तो करते ही नहीं है। जितना भी आप फिल्म, टीवी सीरियल या आप पढ़ लें जितने उनके किताबें, तो ये देखने को मिलता है कि रानियां हमेशा राजा के बराबर में बैठा करती थी और पूरी पूरी सहभागिता होती थी किसी भी फैसले को लेने में। तो इस काल तक भी ये सब चलता आ रहा था, ऑल ऑफ अ सडन कैसे चेंज हो गया? पहली बात तो ये कि कई स्टेप्स हैं। ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं चेंज हुआ है, और अभी भी बहुत सारा ऐसा नहीं है। जिस तरीके से एक सिरे से नकार दिया गया कि नारियों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ही विमेन राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ ही विमेन पायलट्स हैं, हमारे यहाँ ही विमेन हेड हैं। तो हमारे यहाँ ही निर्मला सीतारमन जी हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि हमारे यहाँ विमेन की स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब एक सिरे से हम ये नकार नहीं सकते हैं। अब मैं तो पीछे से आती हूँ। जब हम ये कहते हैं कि स्थिति कब से खराब होना चालू हुआ, स्थिति खराब हुई आक्रमण की वजह से। चूंकि समाज में सबसे सेंसिटिव होते हैं फीमेल हम्म। और चाइल्ड, हम्म। आप इजीली उन्हें अटैक कर सकते हो फिजिक की वजह से। मैं इंटेलेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हम्म। फिजिक की वजह से दे आर वल्नरेबल। तो इजीली जब आक्रमण होते थे, तो महिलाओं के और बच्चों को मारा जाता था, किडनैप करके उनको उपभोग की वस्तु बनाया जाता था। हूण, शक, तुर्क, मंगोल, इन्होंने बहुत अत्याचार करे हमारे समाज पे। मुगलों ने,
ऐसा धीरे धीरे, मतलब कुछ मंगोलियन तो ऐसा था कि मतलब स्त्रियों के स्तन काटे गए, रोड पे फेंके गए। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिलेंगी। उस समय ये स्थिति हो गई थी कि कैसे अपनी स्त्रियों को बचाया जाए, इसलिए उन्हें पर्दा में रखना चालू किया गया। उन्हें मतलब सुरक्षित करने के लिए उन्हें घर के अंदर रखने की सलाह दी गई। तो वो दबाना नहीं था, उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करना। धीरे धीरे उसका ये रूप सामने आ गया कि स्त्री को घर में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर स्त्री घर में भी रहती है तो मुझे लगता है वो बुराई नहीं होती, क्योंकि अगर स्त्री घर में नहीं रहेगी, काम नहीं करेगी, वो भी एक तरीके का अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। भाई बहुत बड़ा काम होता है जी, घर में काम करना। वो जो केयर इकोनॉमी इग्नोर की गई इतने सालों से। आप और मैं एक मेड रखते हैं, उसको 20,000 रुपए सैलरी देते हैं, लेकिन वो 8 बजे आती है, 8 बजे चली जाती है। जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से वो काम करे, और एक दिन की छुट्टी भी लेगी। छुट्टी भी लेगी। और आप अपने बच्चे को उस पे बिना किसी अपने रिस्पॉन्सिबल आदमी के नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं पे अगर कोई स्त्री है या कोई हमारे घर का मेंबर है तो वो अच्छे से कर लेते हैं। अब वही वो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए वो अगर कमा के लाती हैं तो वो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, उनको उस तरह से देखा जाना चाहिए, तब हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। एक सिरे से किसी भी चीज को, जैसे आप कह रहे थे, स्लैंग बना देना इज नॉट गुड। ठीक है, अगर आप घर में काम करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन आप, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको घर में काम करना है, आपको जॉब हाँ। करना है। दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस। और बाहर काम करना मतलब आप बाहर भी तो नौकरी कर रहे हो, वो कहाँ से सशक्तिकरण हो गया। तो अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद अपने बिजनेस की ऑनर है, या आप अपने घर की ऑनर है, स्त्रियों को साम्राज्ञी कहा गया है, कुलीन कहा गया है। तो साम्राज्ञी मतलब जिसका साम्राज्य है। तो स्त्रियों को बहुत महिमा दी गई थी। बहुत हमारे जिनको कुछ लोग मनुवादी कहते हैं, तो जो लोग ये कहते हैं उन्होंने मनु संहिता पूरी पढ़ी नहीं है। मनु संहिता में ही लिखा हुआ है कि स्त्रियों का जो रोल था वो परिवार को बांधने वाला था। परिवार में सबसे उच्च स्थिति पर वही थी। तो बिना पढ़े लिखे कुछ भी सुन के आप कुछ भी बात कर दोगे तो उसको तो नहीं आप कह सकते ना कि ये सही है। लेकिन सिर्फ बात करने तक बात होती तो फिर भी चल जाती। आप आम घरों में जाएं, आप देखें, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही हम आते हैं, हम जाते हैं, हम देखते हैं कि जो लोग हाउसवाइफ हैं, एक तो हाउसवाइफ टर्म ही मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो लोग भी हाउसवाइफ हैं उनको बहुत ही हीन, तुम्हें करना क्या होता है। कोई भी एक घर में जब इंसान आता है, यहाँ पे मैं नारीवादी घोषित हो जी, जाऊंगी, जी। लेकिन फिर नहीं, भी नहीं, तो नारीवादी ये नहीं करते हैं, बट मैं अभी हम डिस्कस तो करेंगे उस पे। एक कोई आया घर में, अरे तुम्हें पूरे दिन करना ही क्या होता है, मैं बाहर से पूरा थक के आ रहा हूँ। पूरे दिन में भाई उस औरत को सुबह उठ के सारे काम करने होते हैं। मेड आएगी, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन कर जाएगी। चलिए आज के डेट में ये एक हमें प्रिविलेज है कि मेड है हमारे पास, वरना वो भी नहीं होती थी पहले। तो उन्हें वो भी काम करना होता था, बच्चे भी संभालने हैं घर पे, फिर उसके बाद कपड़े देखने हैं, कुछ इधर फैला है जो आप इधर उधर फैला के जा रहे हैं वो करना है। बहुत सारे काम होते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो क्या करती हो तुम पूरे दिन। मैं ये कहती हूँ कि आप किसी को बाइफोकेट नहीं कर सकते कि आप महान हो या आप महान हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, ठीक है, वो घर का काम संभाल रही हैं, वो उनकी मर्जी है, वो संभाल रही हैं, और उसमें अगर हम सैलरी जोड़ने लग जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फुल टाइम मेड होती है वो कहीं 25 से 30 हज़ार से रुपए कम नहीं लेती है। उसके बाद में वो 24/7 आपके लिए काम कर रही हैं, संडेज को वो एक्स्ट्रा टाइम लगा रही हैं। ऐसा तो नहीं है, उनकी तो ओवर ड्यूटी हो जाती है, अरे आज संडे कुछ स्पेशल बना दो यार। तो उनके पास तो छुट्टी ही नहीं है, 24/7/365 लगी हुई हैं वो लोग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कम है, वो कुछ करती नहीं है। पैसे कमा के लाओ तब तुम्हें पता चलेगा। जो आप कह रहे थे ना कि आप नौकरी कर रहे हो, आप साम्राज्ञी नहीं हो। नौकरी करना एक औरत की मजबूरी है। जब आप पूरे दिन ये सुनते हो ना कि पूरे दिन घर पे ही तो बैठी रहती हो, करती क्या हो, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है। ठीक है, मैं कमा के दिखाऊंगी, मैं पैसे ला के दिखाऊंगी। हालांकि वो हमारे लिए ही गलत साबित हो गया है कि भाई वो भी करूंगी, घर का भी करूंगी क्योंकि हमने तो अपनी ही बैंड बजा ली है बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वाति जी। सबसे पहले उन पुरुषों से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो आप जॉब पे जा पाओगे?
सबसे पहला प्रश्न तो उन्हीं पुरुषों से करना चाहिए, उन स्त्रियों को जो ये कहते हैं कि तुम करती क्या हो। तो वो करती क्या है? वो पूरे घर को बांध के रखती है। एक पुरुष अगर सुबह 8 बजे ऑफिस जा पा रहा है तो कैसे जा पा रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि रात को उसको सही टाइम पे खाना मिल गया है, सुबह सही टाइम पे नाश्ता मिल गया है, लंच पैक हो गया है। उसका बिस्तर लगा हुआ था, लंच पैक हो गया है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी उस स्त्री ने निभा ली है, तभी तो वो काम पर जा रहा है। तो अगर आप उस स्त्री का रोल कंप्लीटली डिनाई कर दोगे तो आप जो भी कमा रहे हो वो आप कैसे कर पाओगे? पहली बात। दूसरी बात, एक घर में अगर स्त्री पुरुष दोनों वर्किंग है, आप देखिए कि उनके घर में कौन देखभाल कर रहा है? मेड्स कर रहा है या कुक कर रहा है? मतलब मेड्स का मतलब मेल फीमेल दोनों में कोई ना कोई तो कर रहा है, उसको आप सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी कल्चर है कि फीमेल वर्क कर रही है, मेल घर में काम कर रहे हैं। तो ये जो ईगो है ना कि मैं घर में काम नहीं करूंगा या मैं सिर्फ बाहर ही काम करूंगा, सबसे पहले तो ये ईगो खत्म करना पड़ेगा। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपके साथ जो स्त्री है वो काम नहीं करेगी तो आप कितने दिन ऑफिस जाओगे। जो सृष्टि है हमारी, पुरुष महिला दोनों के से मिलकर बनती है। और ये कहा गया था पुरातन संस्कृति में कि ब्रह्मा ने एक मतलब ब्रह्मा से दो चीज उद्भव हुई, एक पुरुष एक स्त्री, और दोनों सिमिलर जगह सेम टाइम पर उद्भव हुए और उन्होंने आगे सृष्टि की रचना करी। अगर आप महिला को हटा दोगे तो भी सृष्टि नहीं चलेगी, पुरुष को हटा दोगे तो भी सृष्टि नहीं चलेगी। एक दूसरे के पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कोई कंपटीशन भी नहीं है। आप ये बताइए कि जो काम महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं कर सकती कर सकती हैं। तो इसलिए आप महिलाओं की आइडेंटिटी डिनाई करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर महिलाएं नहीं होगी तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। और क्या कहूँ मैं, महिलाओं का आप मैनेजमेंट देखिए, बोलते हैं महिलाओं को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। आपका एक घर जिसमें कुछ नहीं होता वो कितना व्यवस्थित कर देती है। जब से एक लड़की आती है ससुराल और उसके बाद कितनी लाइफ बदल जाती है, तो वो पार्लियामेंट कितना अच्छा चला लेगी। मैं तो यही कहती हूँ कि जो अपनी साध लिया जिसने, वो कहीं भी परफेक्टली काम करेगी। और ये कहना कि पुरुष से कंपटीशन है, बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है। महिलाएं हमेशा पुरुष से उत्कृष्ट हैं। लेकिन आजकल एक ये कॉन्सेप्ट है ना कि मैन आर ट्रैश एंड आई डोंट नीड अ मैन टू लिव लाइफ। क्या ये वाकई में स्वाति काम कर जी, सकते हैं? फिर मैं वही बात कहूँ कि ऐसे लोग सबसे घृणा करते हैं। क्या उनके बेटा होगा तो क्या वो उसको भी बोल देंगे इट्स अ ट्रैश? उनका पति है, उसको भी वो ट्रैश बोल रहे हैं, उनके फादर वो भी ट्रैश है। मतलब ये तीनों तो मेल ही है ना, जो कि उनके क्लोज हैं। अगर ये तीनों ट्रैश है तो फिर तो वो जो ये कहने वाला है वो भी ट्रैश ही है मेरी समझ से। क्योंकि मैंने अभी कहा कि मैन और वीमेन दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के, कोई भी एक नहीं रहेगा तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। और जो महिलाएं ऐसा कहती हैं कि मैन आर ट्रैश, वो कल को महिलाओं को भी ऐसा करेंगे, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको खराब कर दो, उसमें विद्रोह की भावना डाल दो और अपने लिए एक ग्रुप बना लो फॉलोअर्स का। सिर्फ उनका यही कॉन्सेप्ट है, वो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं देते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं तोड़ने की। आप उससे पूछो सोल्यूशन, आप पूछो कि फिर इसके बाद आप क्या करोगे, तो दे डोंट हैव दैट। फिर तो वो बात करेंगे माई बॉडी माई चॉइस। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो सब तोड़ के सब बिखेर के अकेला खड़ा कर देते हैं आपको, आपका सारा सपोर्ट सिस्टम खत्म कर देंगे और उसके बाद खुद को भी वहां से हटा लेंगे। तो ऐसे लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ वो तोड़ने की बात करते हैं। और ये बात स्वाति जी मैं कहूंगी कि जोड़ने वाला हमेशा तोड़ने वाले से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप फैमिली को साथ लेके आगे बढ़ते हैं और आप सशक्त हैं ना, तो मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। अकेले तो कोई भी कुछ भी उखाड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? आप अकेले होके आप चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई एक मंजिल होगी, उस मंजिल पे आपने कोई ख्वाब देखे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई ख्वाब नहीं देखे होंगे। तो आप क्या ख्वाब देखते हैं? आप अकेले क्या कर लेंगे? सब कुछ पाके भी तो सब कुछ खो ही देंगे ना। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको अकेले चलना क्यों है। जब आप चलेंगे, आपके सक्सेस में आपकी फैमिली साथ खड़ी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी हस्बैंड होंगे, मदर फादर सब लोग वहाँ खड़े होंगे, आपको देखेंगे, दे विल सेलिब्रेट यू।
तो that सेलिब्रेट success करने will वाला lead भी to तो me. कोई चाहिए ना। आप मतलब आप चाहते हो कि मैन एट रेस, मतलब आपके पास आपके फादर ना हो, आपका हस्बैंड ना हो, आपके बेटे ना हो, तो फिर आप किसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो? ये प्रश्न तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा कि वो किसके साथ ये सेलिब्रेशन चाहते हैं। अगर एवरीथिंग इज स्ट्रेस फॉर देम, तो किसके साथ उनको सेलिब्रेट करना है, ये इसका आंसर। और मैं आपको बता रही हूँ कि इसका आंसर उनके पास भी नहीं है, क्योंकि वो कल को उन महिलाओं से भी नफरत करेंगे जिनको वो अपना फॉलोअर बना रही है, क्योंकि उनसे भी वो कंपटीशन फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे होते हैं ना अकेले चलने वाले, वो जब आपको या किसी भी ऐसी सक्सेसफुल फीमेल को देखेंगी जो परिवार के साथ आगे बढ़ रही है ना, उनको कहीं ना कहीं एक टीस रहती है, यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। अल्टीमेटली एंड में ये होता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दे नो वी डोंट हैव एनीथिंग, लेकिन हाँ। किस कॉन्सेप्ट को लेके वो चलते हैं मुझे नहीं समझ में आया। आपको समझ में आता है तो आप बताएं। मुझे आया समझ में, क्योंकि मैंने काफी स्टडी किया और काफी लोगों को देखा भी। वो करते क्या है कि अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम तोड़ें, और जब तोड़ेंगे, विद्रोही बातें करेंगे, तो जो नए लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं है या आइसोलेटेड हैं, उन लोगों को हम इजीली अपना फॉलोअर बना लेंगे, और उससे क्या होगा कि समाज इजीली टूट जाएगा, जिससे क्या होगा कि उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको स्टैब्लिश करने में उनको विजय मिलेगी। तो पहली बात तो ये कि ये सोचना कि आप कोई भी, तब इतनी सदियों से चला आ रहा हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर आप तोड़ पाएंगे, तो वो गलत है। आप बस ग्रुपिज्म कर सकते हैं, और उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता आप इससे अच्छा कुछ कर सकते हैं। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, साथ ही साथ टीवी पैनलिस्ट भी हैं और मैम राइटर भी हैं। इससे ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो विमेन एम्पावरमेंट वही है कि आप अपने आप को ग्रो करें, अपने आसपास होते हुए बुरी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करें, किसी को मदद कर दें, आप अपने हाउस हेल्प का मदद कर दें, राह चलते लोग मिल रहे हैं आप उनकी मदद कर दें। दिस इज कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट, नॉट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वन नाइट स्टैंड और लिव इन रिलेशनशिप्स। ये नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और सीखो, पढ़ो, जानो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट, हमें किस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए और किस चीज़ के लिए नहीं लड़ना चाहिए। संघर्ष विमेन का हमेशा से ज़्यादा रहा है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें फैमिली के अगेंस्ट जाके भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट अल्टीमेटली जब आप सही के लिए लड़ रहे होते हैं तो आपकी फैमिली समझती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेगी, वक्त लगता है लेकिन आप समझा सकते हैं। इसी नोट के साथ आज के पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, या आप कहीं अटक रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर मिला होगा और मिलेगा। बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए। आगे और भी ऐसे ही पॉडकास्ट हम लेके आएंगे SRT ओरिजिनल्स पर। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट कीजिएगा आपको क्या सोल्यूशन मिला इस पूरे पॉडकास्ट से, आगे किस चीज़ पे पॉडकास्ट चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।